अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं एक अहम मुद्दा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुद्दा ये है कि आजकल आप लोग सुनते ही होंगे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रह लो या प्रिंट मीडिया, एक गैर मुस्लिम लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी के लिए एप्लीकेशन दाखिल करती है और एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। जिस पर मेरे साथ इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रहीम खान साहब, जो वार्ड नंबर 58 शास्त्रीपुरम से कॉर्पोरेटर कंटेस्ट कर चुके हैं और इन्होंने इस अहम मुद्दे पर एतराज़ात यानी ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर चुके हैं कोर्ट में। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं हम रहीम साहब से। चंद सवालात भी हमने तैयार किए हैं रहीम खान साहब से बात करने के लिए। तो रहीम खान साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए। तो चंद सवालात है इस अहम मुद्दे पे आपसे। तो पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने शादी की दरख्वास्तों के खिलाफ एतराज़ात क्यों दायर किए, ऑब्जेक्शन क्यों दायर किए? मेरा मानना है कि जो है ये जो शादी की दरख्वास्त दायर की गई है मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करने के लिए या हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 4D है उसका वायलेशन है। इसके अलावा रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो वो शादी फासिद है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फासिद का जो तर्जुमा किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। पहले हमारे जो दूसरे जजेस थे वो लोगों ने इसका फैसला तर्जुमा जो है इर्रेगुलर किया था। अगर हम लोग जो है कोई भी डिक्शनरी उठा के देखेंगे अरबी से इंग्लिश वाली कोई भी डिक्शनरी, वो डिक्शनरी में आप अगर फासिद का वर्ड देखेंगे तो उसमें इनवैलिड ही है या तो वॉइड लिखा है, कहीं पर भी इर्रेगुलर नजर नहीं आता। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें जो फासिद वर्ड का जो तर्जुमा किया गया है ना, उसका ट्रांसलेशन किया गया है, वो इनवैलिड किया गया है। और इनवैलिड का मतलब है कि नाकिस शादी है, खत्म हो गई, इनवैलिड शादी। तो और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई अगर कोई शादी करता है मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से तो वो शादी जो है इनवैलिड है, और अगर कोई लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेंगी तो वो भी इनवैलिड है। रहीम खान साहब, ये बता सकते हैं आप ये सेक्शन 4D क्या है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए, ये होता क्या है? सेक्शन 4D क्या होता है? अपने तो सेक्शन 4D में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को जो है एलैबोरेट करते हुए एक्ट 32 1963 में अमेंड करते हुए बताया गया कि अगर कोई शादी कस्टम में अलाउ है, कस्टम से यानी कि अगर हमारे मजहब में या किसी एक के मजहब में या लड़के के मजहब में या लड़की के मजहब में अलाउ है इस तरीके की शादी, तो वो शादी वैलिड रहेंगी। 4D, हाँ, सेक्शन 4D यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, कोई भी शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये ऐसा मतलब समझते हैं आप इसके बारे में, खिलाफ वर्जी है ये? अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 4D का ये जो है ना वायलेशन हो रहा है सीधे सीधे। सेक्शन 4D क्या बोलता है कि भाई ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब उसके अंदर क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर हिंदू कास्ट के अंदर की हम लोग बात करेंगे, भाई उसमें जो है ना बहुत सारे कास्ट हैं, बड़ी जात छोटी जात है ना, ऐसा जात है उसके अंदर। उसके अलावा वहाँ पर क्या है, शादी भांजा जो है भांजी से शादी हो सकती है ना, तो ये कस्टमरी जो है ना होते हैं, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर ही दायरे में आता। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है ना सेक्शन 4 का ही हवाला देते हुए इसको इनवैलिड कहा। आपने मुसलसल दिनों में दायर की गई दोहरी दरख्वास्तों के बारे में खदशात का इजहार किया, आपको क्यों लगता है ये कानूनी और तरीक़ेकार के मसाइल पैदा करती है? जी बिल्कुल, ये कानूनी तरीक़ेकार का वायलेशन ही है। इसमें भी मैं उसी बात पर आऊँगा कि भाई सेक्शन 4D का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। और जो दोहरी दरख्वास्तों की आप बात कर रहे थे, क्या हो रहा है कि एक एप्लीकेट क्या कर रहा है, सेक्शन 16 में भी एप्लीकेशन दे रहा और सेक्शन 5A में भी दे रहा है। सेक्शन 16 क्या बोले तो मैं पहले से शादी कर लिया, अब मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। और सेक्शन 5A क्या बोलता, मैं अभी शादी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, 16 में कर चुका है, 5 में कर रहे हो जी। अगर मेरी शादी पहले से हो गई, इंटरकास्ट मैरिज हो गई, तो मैं जाके सेक्शन 16 में अप्लाई करूंगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन देखने में ऐसे आए मेरे को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मदिरा SRO में 2 एप्लीकेशन मेरे नज़र में आए, तो जिसमें जो है ना एक ही बंदा एक एप्लीकेशन 16 में दिया और फिर दूसरा एप्लीकेशन यानी कपल ऑफ डेज का भी गैप नहीं है उसमें, मतलब 1 महीने या 2 महीने का भी गैप नहीं है, 1 या 2 दिन के गैप में फिर 5A में दिया।
सेक्शन 16 में पहला एप्लीकेशन आया उसका, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई उन्होंने पहले से शादी कर लिया। अच्छा, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये भी वायलेशन है कानून का। उसको खुद नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा। जी, एक और सवाल है मेरा, गैर मजाज अथॉरिटी जैसे आर्या समाज की तरफ से एक जारी करदा शादी के सर्टिफिकेट पर अदालत के हालिया मौकूफ इन शादी की दरख्वास्तों की दुरुस्तगी पर क्या असर पड़ता है? जी, आर्य समाज के जो मैरिजेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि भाई अगर कोई भी शादी जो का सर्टिफिकेट है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कंसर्न अथॉरिटी दे सकती है, जैसे मैरिज रजिस्ट्रार नहीं दे सकता उसको। आर्य समाज के जो मैरिजेस है वो मैरिजेस भी जो है ना वैलिड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसके आर्य समाज के जो मैरिजेस है उसके अंदर बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ सेक्शन 5, 6, 7, 8 का पालन होना चाहिए, उसका जो है ना उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर सेक्शन 5, 6, 7, 8 का अगर को फॉलो नहीं करके आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इनवैलिड मैरिजेस हैं वो भी। रहीम खान साहब, ये हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ है या दूसरे मजहब में पर्सनल लॉस है या नहीं है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा हिंदुस्तान में हिंदू पर्सनल लॉ भी है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है, पारसी पर्सनल लॉ भी है। अब हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड होता, और हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है। ये तीनों मिला के पर्सनल लॉ हिंदू पर्सनल लॉ बनता है। वैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है, यानी सब मजहबों के लिए। जी हाँ, पर्सनल लॉ। जी हाँ, हिंदू पर्सनल लॉ में क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ में 4 मजहबों को शामिल किया गया, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। ये 4 मजहब हैं, चारों मजाहिब एक ही पर्सनल लॉ के अंदर ऐड आते हैं। मुसलमानों के लिए सिर्फ, जैसे मुसलमानों में जो है ना शिया अलग है और सुन्नी अलग है, दोनों के लिए एक ही पर्सनल लॉ है। हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ में 4 कम्युनिटीज हैं, जैन, बुद्धिस्ट, सिख और हिंदूस, ये 4 कम्युनिटीज हैं हिंदू पर्सनल लॉ में। और अगर हम लोग क्रिश्चियन पर्सनल लॉ की बात करें तो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 उसके अंदर आता, ठीक है, वो भी एक अलग से पर्सनल लॉ है। यानी हर मजहब में पर्सनल लॉ, हर मजहब के लिए पर्सनल लॉ अलग से बना हुआ है और उसको भी फॉलो किया जाता है हमारे पास। उसी के हिसाब से कोर्ट में भी जो है फैसले दिए जाते हैं। आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये ऑब्जेक्शंस दायर करके? आप शादी के रजिस्टर से मखसूस कुछ नताइज या इक़दाम? जी बिल्कुल, हम लोग इंस्पेक्टर जनरल स्टैम्प रजिस्ट्रेशन को भी जो है ना हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए कि क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी फैसला आया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वैलिड और इनवैलिड मैरिजेस के बारे में बताया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। मोहम्मद सलीम डाइड वर्सेस शमशुद्दीन डाइड LRs का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में चला था 2013 से, 2019 में उसका फैसला आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है वैलिड और इनवैलिड मैरिजेस के बारे में डिटेल ही बताया। तो इसमें भी जो है ना मसला यही था कि भाई कौन सी मैरिज वैलिड है, कौन सी मैरिज इनवैलिड है। तो इस वजह से जो है ना हम लोग IG के पास गए कि साहब आप जो है इसको रेगुलराइज करिए, इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस दीजिए। और हमारे जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है अभी। जो हालिया जो फैसला आया 27 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, उसके ऊपर इनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए हम लोग IG के पास गए कि भाई आप कोई गाइडलाइंस इनको इशू करो, क्योंकि ये जो मैरिजेस हो रहे हैं वो इनवैलिड मैरिजेस हैं, इनको रोकना जरूरी है। रहीम साहब, ये कदम उठाने के लिए किसी जाति कम्युनिटी के दबाव या हिमायत का सामना करना पड़ा? आपके इर्द गिर्द के लोग इस आपके फैसले को कैसा कबूल किया? जाति कम्युनिटी मतलब जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं जी। तो लोकल कम्युनिटी से कोई अभी तक ऑब्जेक्शन आए नहीं। बहुत सारे जो ब्राइड एंड ग्रूम्स है जो ऐसे शादियां करना चाह रहे हैं, उनके पास से 1-2 लोग फोन पे बात करें मेरे से, और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी फोन आए बाज़ औक़ात में कि भाई आप जो है एतराज़ दाखिल कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वायलेशन कहीं पर भी नहीं है, आप बिला वजह के दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। मैं जैसे हमारे कुकरपल्ली सब SRO साहब हैं, उनके पास से मेरे पास रिप्लाई आया कि भाई हम आपकी जो ऑब्जेक्शन है हम उसको कबूल नहीं कर सकते जी। क्योंकि आपका जो है ना किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं है। ये बिल्कुल ही 2 लाइन में उन्होंने जो है ना इसका आंसर दिया। तो मैं वापस से उनके पास उनको लिखा के साथ देखिए आप ये जो एतराज़ नहीं है, ऑब्जेक्शन को हमारे वैलिड नहीं है बोल के बता रहे हैं, उसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए किस तरीके से वैलिड नहीं है। और मैं उनको एक्सप्लेन भी करा हमारे जो रिटर्न ऑब्जेक्शन री ऑब्जेक्शन का जो हमारा लेटर था उसके अंदर में कैसा भी ये सेक्शन 4D का वायलेशन है, और सेक्शन 4D में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए बोल के बता रहा। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो है ना ये भी है कि भाई अगर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अंदर शादी करने का रिवाज कायम है पहले से,
ये कानून बनने से पहले, मतलब 1954 से पहले अगर राइज है तो शादी कर सकते बोल के। तो यहाँ पर जो है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई पहले 1954 से पहले मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता था, या हिंदू लड़का जो है ना मुस्लिम लड़की से शादी करता था। ऐसा कहीं पर भी नहीं है और इसको अलाउ भी नहीं है। हमारा जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या लिखा हुआ है कि सब मुस्लिम लड़का एक किताबी लड़की से शादी कर सकता है। किताबी लड़की किसको बोलेंगे हम लोग, जो क्रिश्चियन है या जूश है, ठीक है। और हमारे जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है कि भाई आप आइडोलर यानी कि जो मूर्तियों की पूजा करते या फिर जो है फोटो की पूजा करते या आग की पूजा करते, उनके साथ शादी नहीं कर सकता बोलता है। तो मुस्लिम लड़के के लिए सेम इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये भी बताया गया कि भाई मुस्लिम लड़की किससे शादी कर सकती है। मुस्लिम लड़की सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है, वो किताबी लड़कों से भी शादी नहीं कर सकती, यानी कि जूइश क्रिश्चियन किसी से शादी नहीं करते सिवाय मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती। तो ये जो दरखास्तें हैं, ये जो भी चीजें हो रही हैं, वो बिल्कुल ही इनवैलिड है, शरिया के खिलाफ भी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर उन्होंने क्या बोल रहा है कि भाई पर्सनल लॉज को जो है ना की रिस्पेक्ट करना जरूरी है और उसको फॉलो करना जरूरी है बोल के बोला। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये भी बोला कि भाई हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसका सेक्शन 10 भी जो है ना इसको अलाउ कर रहा है कि भाई मुस्लिम पर्सन जो भी पर्सनल लॉज है अलग अलग कम्युनिटीज के, वो पर्सनल लॉज की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बराबर। आपकी नज़र में ज़ाती क़वानीन और सक़ाफ़ती रिवायत के एहतराम और यकसा क़ानूनी फ्रेमवर्क की ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन क़ायम करना कितना अहम है? यकसा कानून तो ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल लॉज की भी जो है ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपके ख्याल में कोई ख़ास केस या कानूनी नज़रें जो आपकी एतराज़ात की हिमायत करती है, अलावा हालिया हाई कोर्ट के फैसले के? मैं थोड़ी देर पहले आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 2019 का, मोहम्मद सलीम डाइट एलआर वर्सेस शमशुद्दीन डाइट एलआर। उसमें भी जो है ना वैलिड शादी, इनवैलिड मैरिजेस के बारे में बताया गया। तो ये है आपके सामने। एक आखिरी सवाल है रहीम साहब मेरा आपसे, आप शादी की दरख्वास्तों में मुलव्विस फरीकों और आवाम को अपने एतराज़ात के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ खास अहम पैगाम जो ऐसे? जी, खास पैगाम तो कुछ रहेगा नहीं वैसे, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी लड़का किसी गैर कौम से यानी कि हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा, तो उसको जो है अपना मजहब बदल के वहाँ पर शादी कर ले। ऐसे मुस्लिम लड़के की हमारे को ज़रूरत ही नहीं है, जो है ना हमारे मुस्लिम लड़कियों की जो है ना को नहीं देख सकता। हाँ नहीं, क्योंकि तो आए दिन अब इसमें कुछ घर वालों को जैसा कि लड़की ऐसी कदम उठा रही, कॉलेजों को जा रही, कुछ उनके लिए माँ बाप के लिए, या बच्ची ऐसा कदम उठा रही कॉलेज को जा रही है और वो हिंदू दोस्त के साथ जो है मैरिज करने के लिए एप्लीकेशन डाल दें। तो ऐसे नौजवान लड़कियां जो लड़के हैं उनको कुछ मैसेज या उनके माँ बाप खुद परेशान है सब। आज की जो जनरेशन है उससे माँ बाप के हाथ में जो है ना कुछ कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जब परवरिश स्टार्ट करे थे तब वो टाइम पे मसाइल तो काफी रौनुमा हो रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो। जब तक जो है ना गवर्नमेंट या है ना कानून उसको जो है ना रोकथाम नहीं करेगा, ये नहीं रुक सकता। जी, पर्सनल लॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे पर्सनल लॉ में भी इसमें कानून का अहम किरदार है। जी हाँ, बिल्कुल। कानून में अगर रोकथाम नहीं होगी ये मसला नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कानून ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी है। मैं सबसे यही बोलूंगा कि भाई अगर आपके सामने नज़र में अगर ऐसी एप्लीकेशन आ रही है तो आप एप्लीकेशन जो है ना ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करिए और ऐसे जो मैरिजेस हैं उसको रोकने की कोशिश करिए। और माँ बाप से ये बोलूँगा कि भाई आप अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को सही तरबियत दीजिए, सही माहौल पैदा कीजिए, ताकि जो है ना ये ऐसे जो है ना काम ना करें लोग। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ रहीम खान साहब, कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर, वार्ड नंबर 58 शासिबगंज से। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमारे इस अहम मुद्दे पे बातचीत की और हमारे सवालात का जवाब दिया। आपकी राय इस पे बहुत ही अहम थी, तो इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.